नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक ऐसा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी भी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे वो कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, लेखपाल हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस में मेंशन है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित है कि पूछेगा, ठीक है। और इसको हम डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे भी, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। और ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, काम की बातें करेंगे, फालतू बात नहीं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया है, ठीक है। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे भारत देश में सबसे बड़ा न्यायालय है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मुकदमा होता है तो पहले जिला कोर्ट आप गए, वहाँ से आप हार गए तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी मान लीजिए कि अगर दुर्भाग्यवश अगर आप हार जाते हैं तो आप उच्चतम न्यायालय का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप जा करके अपने केस को आप जीतने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आप हार गए तो फिर आपका सुनवाई कहीं नहीं होगा, आपको वो जो वर्डिक्ट जो आया है, जो फैसला जो आया है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आपके लिए अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अगर आप अच्छा किए होंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, बुरा किए होंगे तो बुरा होगा। तो इसलिए हमें जो सबसे पहले याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारत देश में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है, इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, ठीक है। अब हम बिंदुवार हर एक चीज़ को देख लेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 124, ठीक है, 124 से 147 तक, ठीक है। 124 से 147 तक क्या है, उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई है, इसी में गठन का बात करेगा, ठीक है। इसी में न्याय क्षेत्र का बात करेगा, न्याय क्षेत्र, और इसी में शक्तियों की बात करेगा, इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में, इसके बाहर नहीं जाएगा वो। हाँ, जब हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद जो है बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ठीक है, एक एक करके पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहला जो अनुच्छेद है 124, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है, गठन की बात करेगा, बात करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किया, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक आपके सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 30 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश इसमें होंगे, ठीक है। तो कुल कितनी संख्या हो गई, कुल संख्या इनकी हो गई 31। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि वर्तमान समय में 2019 में क्या कहते हैं कि एक संशोधन हुआ था, उच्चतम न्यायालय संशोधन 2019, ठीक है। इसके अनुसार क्या हुआ था कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है ये 30 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 33 कर दिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि अब संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। अब आगे देखते हैं, अब आगे है पदावधि, इनका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल इनका जो होता है वो होता है 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कोई जैसे कि मतलब न्यूनतम आयु इसका निर्धारित नहीं किया गया है कि
कितने साल में आपको सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो वहाँ पर निर्धारित किया गया है ना कि अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, सांसद बनना है तो कम से कम 25 साल चाहिए लोकसभा में और 30 साल चाहिए राज्यसभा में, ठीक है। राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि अगर आपको उच्चतम न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम एज फिक्स नहीं किया गया, लेकिन हाँ मैक्सिमम ये है कि 65 वर्ष में आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप उनको देखेंगे विधायकों को, सांसदों को, तो उनका कोई रिटायरमेंट का कोई डेट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नियुक्ति। कार्यकाल तो हमने देख लिया, नियुक्ति कैसे होगा, नियुक्ति, ठीक है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है ना, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको कौन नियुक्त करेगा, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। और अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। और जैसे मान लीजिए कि CJI हमारा नियुक्त हो गया राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो बाकी जो न्यायाधीश जो बचेंगे, बाकी जो न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करेगा इनको नियुक्त। वो क्या करेगा कि पहले इनसे सलाह लेगा CJI से, ठीक है, इनसे सलाह लेगा। सलाह जब ले लेगा, एक कह देंगे कि हाँ फलाने को बना दो, तो ये क्या करेंगे, इसको नियुक्त कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं इस पर कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसको नियुक्त कर देंगे, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। तो इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए जो न्यायाधीश बनते हैं। तो योग्यता में आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि एक तो ये भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक, ठीक है, पहला चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा कि वह किसी भी उच्च न्यायालय, इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि किसी भी उच्च न्यायालय का या तो ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों के लिए वो क्या रहे हों, अधिवक्ता रहे हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले तो वो साफ साफ ये कह दिया है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो आपको योग्यता में पहले तो ये कह दिया कि भारत का आप नागरिक हो भैया। अगर आप नागरिक नहीं हो तो आप नहीं बन पाओगे। चलो ठीक है, आप नागरिक भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, तो क्या सभी लोग जितने भी मतलब नागरिक होते हैं सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरिया तय कर दिया कि हाई कोर्ट में आप कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहो, न्यायाधीश रहो, ठीक है, 5 साल तक। अच्छा ठीक है, अगर 5 साल तक आप न्यायाधीश नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक आप वकील रहे हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, तो वो एक उच्च कोटि का, एक मिनट, उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो, ठीक है, यानी कि कानूनी जानकार, उच्च कोटि का कानूनी जानकार, ऐसे लिख लीजिए, कानूनी जानकार। एक मिनट, ये बार बार टच हो जा रहा है इससे, कानूनी जानकार, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार की जानकार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार की हमने योग्यता देखा। एक तो वो भारत का नागरिक हो, अगर आप नागरिक नहीं हो तो बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इतने हज़ारों लोग नागरिक हैं तो सब लोग बन जाएंगे? नहीं। उसके अलावा क्या हो कि या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या तो 10 साल तक वकील रहा हो। और एक जो तीसरा पॉइंट है, ये बनने की योग्यता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की नज़र में अगर वो कोई कानूनी बहुत बड़ा विधिवेत्ता है तो उसको भी राष्ट्रपति बना सकता है, ठीक है।
अगर वो ये 2 पॉइंट अगर पूरा नहीं करता है, यानी कि 5 साल का न्यायाधीश नहीं है और 10 साल का वकील नहीं है, लेकिन अगर कानूनी जानकार अगर बहुत बढ़िया जानकार अगर है तो भी वो बनाया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं शपथ कौन दिलाएगा इनको। तो शपथ जो होती है, शपथ, ठीक है, ये राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ पद की शपथ की बात नहीं होती है, पद एवं गोपनीयता की बात होती है। गोपनीयता, जैसे संसद में क्या होता है कि जो सांसद होते हैं वो सिर्फ पद की शपथ लेते हैं, सिर्फ पद का शपथ लेते हैं, लेकिन जो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं यानी जो मंत्री होंगे वो पद और गोपनीयता दोनों का शपथ का वो शपथ, मतलब पद और गोपनीयता का दोनों का वो शपथ लेते हैं। ठीक है, पद का तो लेंगे लेकिन गोपनीयता का, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप जज बन गए और भारत का कोई बहुत बड़ा फैसला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी कर सकता है भाई, तो आप जाके बता दिए, पाकिस्तान को बता दिए, बांग्लादेश को, किसी को भी बता देंगे आप, तो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ पद का ही नहीं बल्कि आप गोपनीयता का भी शपथ लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वेतन इनका क्या होता है, तो वेतन इनका जो होता है वो सीजीआई जो होंगे, सीजीआई, ठीक है, इनका जो वेतन होता है वो 2.8 लाख, 2,80,000, और अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनका क्या होगा 2.5 लाख। एक अच्छा तनख्वाह है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए इनको जो पदमुक्त करने का जो प्रक्रिया होता है, पदमुक्त ये कैसे होंगे, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप संसद से 2/3 बहुमत से आप क्या करेंगे, आप इसको पास कर देंगे, 2/3 बहुमत से आप पास कर देंगे। ठीक है, तो वो जो न्यायाधीश हैं उनको हटना पड़ जाएगा, अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, यहाँ से आप 2/3 बहुमत आप लेके आ गए, यहाँ से भी आप 2/3 बहुमत लेके आ गए, और जैसे ये पारित हुआ तुरंत जो न्यायाधीश महोदय जो हैं उनको हटना पड़ेगा, वो चला जाएंगे अपना छोड़ करके कुर्सी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी का मन कर दिया, कोई न्यायाधीश है, अगर उसका मन कर दिया कि नहीं हमको नहीं रहना है, तो वो क्या करेगा कि वो राष्ट्रपति को लिखित रूप से पत्र दे देंगे कि राष्ट्रपति महोदय हम अपने पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं, हमको आप पद मुक्त कर दीजिए। तो ये यहाँ से ये पद मुक्त हो जाएंगे न्यायाधीश। ठीक है, अब हम इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या क्या हैं और कैसे कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, जैसे मान लीजिए कि ये भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, आप नहीं देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हो जाते हैं जिसमें भारत सरकार को घेर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक इंडिविजुअल बॉडी है और एकदम फ्री है, वो किसी का अधीन नहीं है। ठीक ना, तो मान लीजिए कि कोई विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर लेगा। ठीक है, दोनों पक्ष की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, या तो दो राज्यों के बीच में अगर कोई मामला हो गया है तो उसका भी सुनवाई कर लेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो शक्तियाँ इसकी यही हैं। ठीक है, मैंने एक जब प्रेसिडेंट में पढ़ा रहा था तो एक आर्टिकल मैंने बताया था 143। तो 143 क्या है, ये परामर्श दात्री। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 144 क्या कहता है कि मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीआई होंगे और प्लस अन्य न्यायाधीश भी होंगे।
ठीक है, और यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी मामले पर ये फंस गए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे संपर्क करेंगे और सलाह मांगेंगे कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है, थोड़ा हमें बताइए, भाई राष्ट्रहित का मामला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय हैं वो कहेंगे कि सर ऐसा है कि आप इस चीज़ को करिए और इस चीज़ को मत करिए, ठीक है, और ये अपना सलाह दे करके चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये आता है कि क्या ये सलाह इनको मानना ज़रूरी है, एकदम कंपल्सरी है कि नहीं, मैंने सलाह दी थी, आपको मानना ही मानना है, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप हमसे पूछे क्यों, ऐसा नहीं ना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति का मन करेगा तो मानेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा, कोई दबाव नहीं है, इसी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार, ठीक है, ये क्या कहता है, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 129, ये क्या कहता है कि इसके तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है, इसके सारे फैसले अभिलेखी व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जैसे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये अभिलेखी न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसको क्या चीज़ है, ये अभिलेख न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, ये क्या चीज़ है सर, हमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसने क्या किया कि एक फ़ैसला दे दिया, ठीक है, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, हालांकि ये आईपीसी में वर्णन भी इसका किया गया है, ठीक है, कि 7 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, ये 2022 चल रहा है ना, 2022, ठीक है, 7 साल से कम के जो बच्चे हैं वो कोई भी अगर कोई भी जुर्म कर देते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का सज़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, हालांकि ये चीज़ आईपीसी में मेंशन है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 7 साल से कम के बच्चे ये इसमें आप मतलब इनको कोई किसी प्रकार का कोई सज़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मान लीजिए कि कोई 7 साल का लड़का आ गया, उसने मर्डर कर दिया, किसी का चाकू मार दिया, पूरा सेटिंग वेटिंग करके रखा था, लग गया चाकू, मर गया वो आदमी। तो अब क्या होगा कि अब आप इसको सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस चीज़ को कह रखा है अपने वर्डिक्ट में। आप समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि अब सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दे दिया है तो इस 7 साल के बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई भी सज़ा नहीं हो सकता है। तो अभिलेखी न्यायालय का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फैसला किसी भी मामले पर अगर आ चुका है, जैसे मान लीजिए कि एक ताज़ा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गए थे, जहाँ से वो जीत गए थे, लेकिन जो गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अभी 8 जनवरी को उसका फैसला आया था कि नहीं, यूपीपीआरबी ने जो नॉर्मलाइजेशन जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, उनका पैमाना जो एकदम बिल्कुल सही है। तो अब जैसे 2022 में जो भर्ती हुई है यूपीएसआई की, जो इसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, 22 में कंप्लीट होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जब करेगा और इसमें अगर लड़का कोई बाहर हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है, मेरे भी 102 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मैं कल को अगर बाहर हो जाता हूँ तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाऊँगा कि सर देखिए मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, ये वो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को सही मान रखा है, मतलब इसको आप फिर से आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये अभिलेखी न्यायालय, इसको आपको ध्यान रखना है, अभिलेखी न्यायालय का मतलब यही होता है। फिर हम देखते हैं कि न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, इसको मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है, मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है, जिसमें क्या है कि आप आर्टिकल 32 के तहत, फिर एक आर्टिकल होता है 226, इसको मैं हाई कोर्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना, ये
आर्टिकल 32 के तहत आपका अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आपको न तो किसी लोअर कोर्ट में जाना है, न तो हाई कोर्ट में जाना है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपने अधिकारों को बचाइए। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 5 प्रकार की रीट इसमें होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या है कि अभियुक्त को कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन अगर लाने जाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया है तो लाने जाने का समय को आप निकाल दीजिए और फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर आप उसको आप पेश कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इसको गिरफ्तार किया यहाँ ए स्थान पे, आपको लाना है बी पे। ठीक है, यहाँ से आप चल दिए और लग गया 2 घंटा। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ पे थाने पर पहुँचे हैं तो यहाँ से 24 घंटा काउंट होगा, न कि यहाँ से काउंट होगा तब तो 22 घंटा में पेश करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको यहीं से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, दूसरा है परमादेश, परमादेश। ठीक है, फिर तीसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, और चौथा क्या है, उत्प्रेषण, पांचवा उत्प्रेषण, ये पांचवा है और अंतिम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे हमने इसको देखा, अच्छे से समझा। और कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में, और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और किसी भी आर्टिकल को नहीं छोड़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं कल अगले भाग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।